गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देख लिया था कि न्यूक्लियर फिजन ये एक प्रोसेस है जिसमें एक हायर मास नंबर के न्यूक्लियस को अनस्टेबल किया जाता है बाय बम्बार्डिंग अ न्यूट्रॉन ऑन इट। वो न्यूट्रॉन एब्सॉर्ब करने के बाद वो जो न्यूक्लियस है वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है और वो दो पार्ट्स में टूट जाता है, यानी वन न्यूक्लियस इज़ डिवाइडेड इनटू टू न्यूक्लिया और इसमें कई ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है, दैट इज़ कॉल्ड एज न्यूक्लियर फिजन। अब ये जो फ्यूजन है जो अभी हम पढ़ने वाले हैं ये फिजन का उल्टा है। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, फिजन में हमने हेवी न्यूक्लियस को दो लाइट न्यूक्लिया में कन्वर्ट किया है और फ्यूजन में हम दो लाइट न्यूक्लिया को एक सिंगल न्यूक्लिया में कन्वर्ट करने वाले हैं। इसमें क्या करने वाले हैं, देखो हमें पता है कि फॉर अ न्यूक्लिया हैविंग मास नंबर लेस देन 40, द एलिमेंट्स हैविंग मास नंबर लेस देन 40, उनमें जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है ये कम है। ये जो ग्राफ है आपको याद होगा, ये ग्राफ है, एक बार देख लो कौन सा ग्राफ, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लिया अगेंस्ट मास नंबर। तो इसमें हमने ये देखा था कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लिया फॉर मास नंबर लेस देन 40 इज़ लेस, यानी वो ज़्यादा एनर्जी वहाँ पे पर न्यूक्लियन नहीं है। इसकी वजह से ये जो एलिमेंट्स है विच आर हैविंग मास नंबर लेस देन 40 दे आर ऑल्सो लिटिल बिट अनस्टेबल। अब क्या किया जाए इस केस में, तो हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू कंबाइन टू न्यूक्लिया सो दैट दे आर गिविंग अस लिटिल बिट हायर मास नंबर न्यूक्लिया। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्यूजन। अब यहाँ पे होता ये है कि सपोज आई एम कंबाइनिंग ए एंड बी एंड दैट इज़ गिविंग दी सी, यानी ये दो लाइट न्यूक्लिया है, ठीक है। सो इसका मास नंबर ले लो A1, इसका मास नंबर ले लो A2, तो इसका जो मास नंबर रहेगा वो रहेगा A1 प्लस A2। सो हियर A एंड B जब कंबाइन हो गए दे विल फॉर्म अ हेवी न्यूक्लिया C। इस प्रोसेस में इसका जो मास है प्रोडक्ट इज C। सो इसका जो मास है दिस मास इज लेस देन मास ऑफ A प्लस B, ये दोनों का मिला के जो मास है ये ग्रेटर देन मास ऑफ C है। तो यानी यहाँ पर भी हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर भी हमें मास डिफेक्ट मिल रहा है। और इन दिस केस ये जो मास डिफेक्ट है अगेन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, फ्यूजन में इजी था, एक इजी यानी हमारे बोलने के लिए इजी है बट वो एक्सपेरिमेंटली न्यूक्लियर रिएक्शंस जितनी भी है बहुत डिफ़िकल्ट है, बट कंपैरेटिवली इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है। उसमें क्या है, फ्यूजन में ऐसा है कि एक न्यूट्रॉन आपको बम्बार्ड करना पड़ता है, दैट इज़ एब्सॉर्ब बाय यूरेनियम न्यूक्लिया। U35 वो एब्सॉर्ब कर लेता है और वो बन जाता है U236, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि दो न्यूक्लिया आपको कंबाइन करने हैं, दो न्यूक्लिया अगर आपको कंबाइन करने हैं इन दैट केस न्यूक्लिया यानी क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स रहेंगे। अब दो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को अगर आपको एक साथ मिलाना है सो इट इज़ नॉट ईजी। क्यों ईजी नहीं है, बिकॉज वंस दे कम क्लोजर टू ईच अदर देर विल बी ह्यूज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन इन बिटवीन देम। तो इनको कंबाइन करना इतना ईजी नहीं है। उन्होंने एक डिस्टेंस भी दिया है आपके टेक्स्ट बुक में, द डिस्टेंस इज, अगर ये दो न्यूक्लिया के बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 फेमटोमीटर, 1 फेमटोमीटर इतना डिस्टेंस अगर लाते हैं, अब 1 फेमटोमीटर यानी 1 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, अगर इतना डिस्टेंस है तो हो सकता है कि वो दो न्यूक्लिया एक दूसरे में कंबाइन हो जाए। पर इतने कम डिस्टेंस में लाने ये पॉसिबल ईजीली नहीं है। क्यों ईजीली नहीं है, मैंने अभी बताया कि इफ़ दे कम क्लोजर देयर विल बी ह्यूज फोर्स ऑफ रिपल्शन इन बिटवीन देम। तो क्या किया जाए, तो इसके लिए करते ये हैं कि उनको टकराते हैं। अब टकराना कैसे है, बेसिकली ऐसा होता है कि यू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ दोज मिक्सचर, यानी यहाँ पे हम लाइटर न्यूक्लिया कौन सा लेने वाले हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये दो एटम्स लेने वाले हैं और ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की जो न्यूक्लिया है इनको वी आर गोइंग टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ दैट गैस सो दैट द काइनेटिक एनर्जी, यानी आपको पता होगा कि RMS वेलोसिटी ऑफ एटम्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर। तो अगर ये टेम्परेचर हम बढ़ा देते हैं, सो इफ़ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, ये RMS वेलोसिटी बढ़ेगी। तो ये इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा देते हैं
कि दे गेन सच अ हायर काइनेटिक एनर्जी सो दैट दे कैन ओवरकम द फोर्स ऑफ रिपल्शन और वो एक दूसरे में कंबाइन हो सके। सो देयर आर बेसिकली कोलिजन्स विथ अ वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी, और ये काइनेटिक एनर्जी जो है ये फोर्स ऑफ रिपल्शन को ओवरकम कर देती है, यानी फोर्स ऑफ रिपल्शन से दो न्यूक्लियर वापस नहीं जाएंगे, बिकॉज ऑफ देयर वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी दे विल कंबाइन। अब ये टेम्परेचर कितना चाहिए, सो वो टेम्परेचर भी दिया है, इट इज़ अराउंड 10⁻⁷ केल्विन। तो अब आप समझ सकते हो कि ये इतना ज़्यादा टेम्परेचर है, तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर अचीव करना कितना मुश्किल हो सकता है। वी कैन जस्ट इमेजिन, बट वो भी नहीं कर सकते शायद से, बट ये बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसेस है फ्यूजन रिएक्शन। सो ये फ्यूजन रिएक्शन जनरली होती है स्टार्स के अंदर। तो स्टार्स के अंदर ये जो हाइड्रोजन जो है दे आर कंटिन्यूसली कंबाइनिंग, ठीक है। ऑफ कोर्स इसमें भी आफ्टर कॉम्बिनेशन देयर इज़ अ रिलीज ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड दैट्स वाई दे आर रिलीजिंग सो मच एनर्जी स्टार्स, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है इट इज़ पॉसिबल इन स्टार्स स्पॉन्टेनियसली, ठीक है। स्पॉन्टेनियसली अगर ये प्रोसेस कहीं पॉसिबल है फ्यूजन, तो ये स्टार्स के अंदर ही पॉसिबल है, क्योंकि वहीं पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, ठीक है। अदरवाइज नॉर्मली दिस प्रोसेस इज़ नॉट पॉसिबल। हाँ, हमने लेबोरेटरीज़ में ये प्रोसेस सक्सेसफुली, हमने यानी साइंटिस्ट लोगों ने ये प्रोसेस सक्सेसफुली कर ली है, बट फिर भी नॉर्मली ये प्रोसेस करना बहुत ही मुश्किल है। तो ऐसा ही यहाँ पे दिया है, एक सिंपल रिएक्शन उन्होंने लिख दी है यहाँ पे, और एक रिएक्शन में ही उन्होंने बता दिया कि फ्यूजन क्या है। लेट अस सी व्हाट इज़ दैट रिएक्शन। तो आपके पेज नंबर 340 पे एक रिएक्शन ऐसे लिखी है। ये रिएक्शन कुछ ऐसी है, 4 protons giving 1 alpha particle and also there is 2 beta minus particles releasing, and there is 1 neutrino particle and the release of energy of 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बट ये रिएक्शन एक साथ नहीं होती है, ऐसा नहीं होता कि चारों के चारों प्रोटॉन्स एक साथ मिल गए और डायरेक्टली आपको एक अल्फा पार्टिकल दे दिया। अल्फा पार्टिकल यानी हीलियम न्यूक्लियस। तो ये जो रिएक्शन है इट ऑकर्स इन नंबर ऑफ स्टेप्स, तो उसमें कुछ स्टेप्स मैंने यहाँ पे दिखाई हैं। तो ये वो 2 स्टेप्स है। बेसिकली हाइड्रोजन न्यूक्लिया यानी हम उसे बोल सकते हैं कि एक प्रोटॉन ही रहता है, ठीक है। सो इसको हमने ये 2 स्टेप में डिवाइड किया। ये प्रोसेस दी थी प्रीवियस सिलेबस टेक्स्ट बुक में, और आपके टेक्स्ट बुक में बस इतना ही बोल दिया है कि 4 प्रोटॉन्स एक साथ मिल रहे हैं एंड दे आर गिविंग यू अल्फा पार्टिकल, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। ये उन्होंने ये बुक में आपकी मेंशन किया कि दिस इज़ नॉट सिंगल स्टेप प्रोसेस, इट टेक्स प्लेस इन मल्टीपल स्टेप्स। तो एनीवे अब ये क्या होता है ये हम थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 न्यूक्लिया जो है दे कंबाइन टू फॉर्म ड्यूटेरियम, ठीक है। हाइड्रोजन का आइसोटोप ड्यूटेरियम यहाँ पे बनता है, एंड यू आर गेटिंग 1 बीटा माइनस पार्टिकल। तो उसकी वजह से भले ही यहाँ पे एटॉमिक नंबर 2 होना चाहिए, बट वो 2 नहीं होता, वो एक ही रहता है, एंड उसकी जगह पे आपको एक बीटा माइनस पार्टिकल मिल जाता है। बीटा माइनस डीके ज़रा एक बार फिर से देख लेना, वहाँ पे एटॉमिक नंबर 1 से कम हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे एटॉमिक नंबर 1 से कम हो गया है। देन फिर देयर इज़ अ रिलीज ऑफ एनर्जी 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है। अब यहाँ तक ये प्रोसेस नहीं रुकती, ये प्रोसेस और आगे बढ़ती है ना। हमें क्या मिला, हमें मिला है ड्यूटेरियम। तो ये ड्यूटेरियम वापस से कंबाइन हो जाता है, दे कंबाइन, ये ड्यूटेरियम के 2 न्यूक्लिया है, दे कंबाइन टू फॉर्म हीलियम न्यूक्लिया यानी अल्फा पार्टिकल। सो ये अल्फा पार्टिकल इस तरह से आपको मिलता है, एंड इन दिस प्रोसेस वी आर गेटिंग एनर्जी ऑफ 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑफ कोर्स यहाँ की एनर्जी और यहाँ की एनर्जी में थोड़ा डिफरेंस है, बट इट्स ओके, वो दोनों अलग अलग बुक्स में ये आया है, सो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस रह सकता है, बट ये ऐसी प्रोसेस होती है। और ये प्रोसेस जो है ये कंटिन्यूसली चलती रहती है आपकी सूरज के कोर में, स्टार्स के कोर में ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलती रहती है, और दैट्स वाई दे आर द बिगेस्ट एनर्जी सोर्स। क्यों? क्योंकि ये जो है, ये जो बना है प्रोडक्ट, इसका मास ये दोनों के मास को मिला के जो मास बनेगा उससे कम रहेगा। मास ऑफ दिस हीलियम इज लेस देन टोटल मास ऑफ दिस रिएक्टेंट्स। सो ये मास डिफेक्ट यहाँ पे जनरेट हो जाता है, एंड दिस मास डिफेक्ट इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, जो कि है 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। सो इस प्रोसेस को मैंने इसमें थोड़ा सा दिखाया, हालांकि दोनों प्रोसेस में थोड़ा सा डिफरेंस है, उन्होंने चेंजेस किए हैं थोड़े बहुत। तो यहाँ पे न्यूट्रिनो दिख रहा है, यहाँ पे न्यूट्रिनो पार्टिकल नहीं दिख रहा है, बट एनीवे। सो
ये था थोड़ा बहुत डिस्कशन रिगार्डिंग न्यूक्लियर फ्यूजन। थोड़ा सा डिस्कशन उन्होंने आगे और किया है रिगार्डिंग एटॉमिक बॉम्ब्स, तो वो मैंने प्रीवियस लेक्चर में ही बता दिया था। एटॉमिक बॉम्ब्स इज़ बेसिकली चेन रिएक्शन, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। तो कुछ एटॉमिक बॉम्ब्स में फ्यूजन रिएक्शन भी यूज़ करते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। और फाइनली दे हैव मेंशन द नेम ऑफ 2 cities। ओनली अमेरिका इज़ द कंट्री विच हैज़ यूज्ड एटॉमिक बॉम्ब ऑन 2 countries, that is sorry, on 2 cities of Japan, Hiroshima and Nagasaki in August 1945, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। चलो कोई बात नहीं। तो ये है न्यूक्लियर फ्यूजन। सो दीज आर द 2 processes, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, in which we are getting huge amount of energy and that energy can be used for productive purpose। जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हम उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। और प्रोपोर्शनली न्यूक्लियर रिएक्टेंस या न्यूक्लियर रिएक्टेंस ही बोल सकते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टेंस जितनी एनर्जी हमें देते हैं उतनी एनर्जी फॉसिल फ्यूल्स हमें नहीं दे पाते। परंतु प्रॉब्लम ये है कि न्यूक्लियर रिएक्टेंट जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू फॉसिल फ्यूल्स। तो अभी भी हम ज़्यादातर फॉसिल फ्यूल्स यानी कोयला यूज़ करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टेंट्स बहुत ही कम हम यूज़ करते हैं। बट प्रोपोर्शनली जो 1 ग्राम न्यूक्लियर रिएक्टेंट्स है और 1 ग्राम फॉसिल फ्यूल है, तो 1 ग्राम न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देगा एज़ कम्पेयर टू फॉसिल फ्यूल। सो इसका एक एडवांटेज बन जाता है। डिसएडवांटेज ये है कि ये प्रोसेस जो है टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग न्यूक्लियर रिएक्टर इज़ अ वेरी हैज़ार्डस एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ठीक है, तो ये चैप्टर में उन्होंने डिस्कशन यहाँ तक रोक दिया है और दैट्स इट। अब मैं शुरू करूँगा आपकी एक्सरसाइज, बट एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आप देख सकते हो पेज नंबर 342 पे कुछ डाटा उन्होंने दिया है। जैसे मास ऑफ प्रोटॉन दिया है, मास ऑफ न्यूट्रॉन दिया है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है एंड एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 यूनिफाइड मास। आपको पता होगा 1 यूनिफाइड मास क्या होता है। 1 यूनिफाइड मास इज़ 1/12 ऑफ C12 एटम। एक मिनट रुको, हाँ जी। तो 1 यूनिफाइड मास इज 1/12 ऑफ C12 आइसोटोप। कार्बन 12 ये जो आइसोटोप है उसका 1/12 जो मास है उसे कहते हैं 1 यूनिफाइड मास यूनिट या फिर 1 यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। और इस एटॉमिक मास यूनिट को अगर हम एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, हालांकि ये जो दिया जाता है इट इज़ 1.66 × 10⁻⁻27 kg। और इस मास को पूरी तरह से जब हम एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, सो एनर्जी इज mc²। आपका जो मास है ये है 1.66 × 10⁻⁻27 इंटू c² यानी 3 × 10⁸ का स्क्वायर। सो इट इज़ 1.66 × 10⁻⁻27, 9 × 10⁻16। और ये जो वैल्यू आपको मिलेगी दैट इज़ कमिंग आउट टू बी अप्रॉक्सीमेटली, कहाँ गया वो, मैंने किया है कैलकुलेट, 14.94 × 10⁻11 जूल्स। अब हमें यहाँ पे इस चैप्टर में आप देख सकते हो एक्सरसाइज में मैक्सिमम जगह पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये एनर्जी का यूनिट उन्होंने यूज़ किया है। तो इसके लिए हमें इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फॉर दैट 14.94 × 10⁻11 जूल डिवाइडेड बाय 1.6 × 10⁻19। सो यू विल गेट यूनिट एज इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड अप्रॉक्सीमेटली, अब देखो ये जो मेरा आंसर आ रहा है यहाँ पे दैट इज़ 933.7 × 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आ रहा है। यानी इसको मैं अगर लिखूँ 933 दिख रहा है आपको, यस, 0.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बट उन्होंने मैक्सिमम जगह पे 1 यूनिफाइड इज इक्विवेलेंट टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये पकड़ा है। यानी इसका मतलब ये है कि अगर हम ये मास
वन यूनिफाइड मास यानी कितना होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये पूरे मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर दें तो हमें इतनी एनर्जी मिलेगी 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये वैल्यू जो है ना आपको गिवन डाटा में, इवन आपके क्वेश्चन पेपर में भी दी जा सकती है। और अगर ये दी जाती है इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आपको आ सकते हैं। कैलकुलेशन पार्ट अगेन लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स यहाँ पर भी। और मैं एक बात बता दूँ, यहाँ पे एक बात ऑब्ज़र्व की हमने कि कहीं पर भी बोहर्स एटॉमिक मॉडल के ऊपर न्यूमेरिकल्स दिखाई नहीं दिए। एक आध MCQ यहाँ पे है जो हम अभी करने वाले हैं, बट अदर दैन दैट देयर इज़ नो न्यूमेरिकल ऑन बोहर्स एटॉमिक मॉडल। ये बहुत ही सरप्राइजिंग है। पूरे के पूरे जो न्यूमेरिकल्स है वो सारे एटॉमिक न्यूक्लियर रिएक्शंस के ऊपर न्यूमेरिकल्स है, बाकी फिजन फ्यूजन के ऊपर ये रिएक्शंस है, रेडियो एक्टिव के ऊपर न्यूमेरिकल्स है, बट बोहर्स मॉडल के ऊपर न्यूमेरिकल्स नहीं है। तो वो हम MCQs में कवर कर लेंगे, डोंट वरी। हाँ जी, तो एक बात अभी अच्छे से समझ लेना कि एक यूनिफाइड मास को अगर हम एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं सो यू विल बी गेटिंग 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी आपको यहाँ पे मिलेगी। एंड कैलकुलेशन फॉर दिस आर लाइक दिस, बट यहाँ पे मेरा आंसर 933.7 आ रहा है और उन्होंने आपके टेक्स्ट बुक 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। थोड़ा सा कहीं पे उन्होंने डेसिमल पॉइंट या ये ज़्यादा कंसिडर कर लिए होंगे या कम कंसिडर कर लिए होंगे, तो उसकी वजह से ये डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस हर एक क्वेश्चन में मुझे मिल रहा है। जो जो न्यूमेरिकल्स हमने यहाँ पे किए हैं उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा डिफरेंस मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो आप देख लो अपनी तरफ से भी ये कैलकुलेशंस करके, अगर आपको एग्जैक्ट आंसर मिल रहा है तो इट्स वेल एंड गुड। ठीक है, तो अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट MCQs की तरफ। तो ये एक बात इंपॉर्टेंट थी, ये जो मुझे बतानी थी आपको कि 1 यूनिफाइड इज इक्वल टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये कैसे आया, ये इस प्रकार से आता है यूजिंग दिस आइंस्टाइन्स एनर्जी रिलेशन, मास एनर्जी रिलेशन। अब बढ़ते हैं आगे। देखो यार, मैं अभी MCQs लिखने नहीं वाला हूँ, बट यहाँ पे MCQs में शुरू कर रहा हूँ। पहला MCQ है कुछ इस प्रकार से है। पहला MCQ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम विल द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन बी द स्मॉलेस्ट। अब रेडियस ऑफ द ऑर्बिट के लिए हमारे पास एक एक्सप्रेशन है बोहर्स एटॉमिक मॉडल का। रेडियस इज गिवन बाय R इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय पाई ME इंटू ZE स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन है आपके रेडियस का, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, बोहर्स ऑर्बिट। ठीक है, तो यहाँ से अब देखो ऑप्शन जो दिए हैं आपको, इन ऑप्शंस में एक है हाइड्रोजन, दूसरा है सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम, ड्यूटेरॉन एंड ट्रिटियम। तो यहाँ पे जो हम देख सकते हैं कि बेसिकली फर्स्ट ऑर्बिट है तो n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्बिट है इसलिए n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और h एप्सिलॉन नॉट पाई ME और E ये सब कांस्टेंट है। तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z। अब कहाँ पे z ज़्यादा रहेगा, जहाँ पे z ज़्यादा रहेगा वहाँ पे रेडियस कम रहेगी। तो z ज़्यादा किसका है, हीलियम न्यूक्लियस जो है, यानी सिंगली आयोनाइज हीलियम। तो सिंगली आयोनाइज भी रहा तो भी उसका एटॉमिक नंबर जो है हीलियम का वो 2 रहेगा। और अगर एटॉमिक नंबर 2 है, बाकी देखो हाइड्रोजन, ड्यूटेरॉन एंड ट्रिटियम, इन सब का एटॉमिक नंबर जो है वो 1 है। उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा है ड्यूटेरॉन और ट्रिटियम में, बट एटॉमिक नंबर इन सब का एक ही है। और एटॉमिक नंबर सिर्फ हीलियम न्यूक्लियस का 2 है। तो हीलियम न्यूक्लियस की जो रेडियस है वो मिनिमम रहेगी। आई थिंक दे हैव आस्क्ड स्मॉलेस्ट, यस, स्मॉलेस्ट रेडियस रहेगी हीलियम की। सो इसका ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा B। बढ़ते हैं आगे टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड MCQ। सेकंड MCQ ये बोल रहा है कि द रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी स्मॉलर दैन एट्थ ऑर्बिट बाय अ फैक्टर ऑफ। तो इसके लिए जब हमने रेडियस, बोहर्स रेडियस का एक्सप्रेशन डिराइव किया था जो यहाँ पे अभी दिख रहा है, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि इफ़ द ऑल दीज थिंग्स आर रिमेनिंग कांस्टेंट देन रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। एक ही एटम है, एटम हमने एक ही पकड़ा है, एक ही एलिमेंट पकड़ा है, एक ही एलिमेंट का एक एटम पकड़ा है। तो अगर एक ही एलिमेंट आपने पकड़ा है तो ये सारी चीज़ें h एप्सिलॉन नॉट z E ME वो सब कांस्टेंट रह जाएगी। तो r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। सो अगर फोर्थ R4 यानी
let us say कि it is a radius of fourth orbit, so it is directly proportional to 4 square. R8 is directly proportional to 8 square. उनको क्या चाहिए? The radius of fourth orbit of the electron will be smaller than eighth orbit by factor of. तो मैं अगर R4 by R8 करता हूँ, so it is 4 square by 8 square आ जाएगा, that is nothing but 1 by 2 square, that is equal to 1 by 4. So it will be smaller by factor of 4. Yes, आंसर अभी यहाँ पे 4 ही रहेगा क्योंकि 1 by 2 ऐसा नहीं दिया है. So radius of the fourth orbit will be smaller by factor of 4. तो by factor of 4 यानी कौन सा ऑप्शन है इनका? ऑप्शन आ रहा है इनका बी. नेक्स्ट MCQ, एक MCQ नंबर 3. सो यहाँ पे इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम विच ट्रांजिशन विल यील्ड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ. ठीक है, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ चाहिए इनको. तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए आपको याद होगा बोहर्स थर्ड पोस्टुलेट के हिसाब से हमने एक एक्सप्रेशन डिराइव किया था. हमने डिफरेंट वेवलेंथ्स यहाँ पे डिराइव की थी, बाल्मर, पाशन, लाइमन वगैरह वगैरह. और उसमें वेवलेंथ का जो एक्सप्रेशन हमें मिला था वो था 1/λ इज इक्वल टू R इंटू 1/n² माइनस 1/m². ये था. यानी कोई इलेक्ट्रॉन अगर नहीं दिख रहा है क्या? एक मिनट. 1/λ इज इक्वल टू R 1/n² माइनस 1/m². ठीक है, सिम्बॉल्स में वेरी, सिम्बॉल में शायद थोड़े अलग यूज़ कर सकता हूँ. एनीवे, सो इफ एनी इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, if it is jumping from mth orbit to nth orbit, in that case the wavelength will be lambda. ये इसका मतलब है. R is Rydberg constant, ये भी आपको याद होगा. तो यहाँ पे उन्होंने डिफरेंट ट्रांजिशन दिए हैं और उनका कहना ये है कि कौन सी ट्रांजिशन में वेवलेंथ विल बी मैक्सिमम. आई थिंक यस, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ यानी मैक्सिमम वेवलेंथ वो पूछ रहे हैं. तो हम एक काम करते हैं, सारी वैल्यूज, चारों ऑप्शंस के सारी वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं. सो 1/λ1, ये पहला जो उन्होंने ऑप्शन दिया है, इट इज R इंटू 1/1² माइनस 1/2². सी इट इज जंपिंग फ्रॉम सेकंड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट. तो ये जो आंसर आएगा ना, ये आएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/4. तो ये 3R/4 हो जाएगा 1/λ1 एंड λ1 विल बी 4/3R. सिमिलरली, अब थोड़ा लेंदी हो सकता है ये, बट आपका समझना ये बहुत ज़रूरी है. λ2 देख लेते हैं. 1/λ2 यहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे जगह है, हाँ है. सो 1/λ2 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अभी, R इंटू, अब सेकंड ऑप्शन जो है B, मैं इसको A कर देता हूँ, λB कर देता हूँ इसको. सो R, उसमें n इज इक्वल टू 5 टू n इज इक्वल टू 4, फिफ्थ से फोर्थ में आ रहा है, यानी 1/4² माइनस 1/5², ऐसा ही आंसर रहेगा. तो अब ये सारे कैलकुलेशंस आपको करने पड़ेंगे. ठीक है, सो अब देखो इसमें क्या मिलता है हमें. R एंड 1/, ये हो जाएगा 16 माइनस 1/, ये हो जाएगा 25 एंड दिस विल बी 25 माइनस 16 हो जाएगा 9R/16 इंटू 25. तो इस तरह से ये कैलकुलेशंस आपको करने हैं. अब इसका रेसिप्रोकल ले लो एंड कंपेयर करना पड़ेगा आपको हर जगह पे कि कौन सी वेवलेंथ लार्जेस्ट हो सकती है. मैं ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर आप मुझे बताओ. ये दिख नहीं रहा है शायद से, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ λ1/λB is equal to 9R divided by 16 into 25. So it is up to you, इसका आंसर आप निकालो. बाकी मेथड तो मैंने बता दी है, बट आंसर आपको निकालना है क्वेश्चन नंबर 3 का. बढ़ते हैं आगे टुवर्ड्स द नेक्स्ट MCQ. ठीक है, नेक्स्ट MCQ है 4th MCQ. Which of the following properties of a nucleus does not depend on its mass number? So कौन सी प्रॉपर्टी मास नंबर के ऊपर डिपेंड नहीं रहती? मास डिपेंड्स ऑन मास नंबर, वॉल्यूम ऑल्सो डिपेंड्स ऑन मास नंबर. एक रिलेशन हमने देखा था, रेडियस ऑफ द न्यूक्लिया. सो इसमें ऐसा था कि R इज इक्वल टू A⁻⁴ इंटू R0 एक कॉन्स्टेंट है एंड A इज़ मास नंबर. तो यहाँ पे वॉल्यूम जो है यानी रेडियस यानी वॉल्यूम.
So volume depends on radius, so volume also depends on mass number. Density that also depends on mass, यानी mass number. So यहाँ पे जो quantity है which is not dependent on mass number is radius, क्योंकि radius हमें पता है radius is dependent on atomic number and not mass number. So question number 4 जो है इसका आंसर है रेडियस, ऑप्शन है इसका ए. और थर्ड मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, थर्ड आपको करना है, मुझे कंपैरिजन करके बताओ. मैंने 2 बता दिए आपको, तो इसी प्रकार से आपको 2 ऑप्शंस और ट्राई करने और उसमें मुझे बताना है क्या आंसर है आपका. ठीक है, अब 5th MCQ, इसके लिए मुझे बोर्ड मिटाना पड़ेगा. हाँ जी. सो इफ द नंबर ऑफ न्यूक्लिया इन अ रेडियो एक्टिव सैंपल एट अ गिवन टाइम इज n, व्हाट विल बी द नंबर एट द एंड ऑफ 2 हाफ लाइफ. ठीक है, देखते हैं. पहले इनिशियल कितने नंबर्स हैं आपके पास, क्वेश्चन नंबर है 5th MCQ है ये. इनिशियली यू हैव, लेट अस अज्यूम कि एट t इक्वल टू 0 यू हैव n नंबर ऑफ न्यूक्लिया, एट t इक्वल टू t हाफ लाइफ के बाद कितने न्यूक्लिया बचेंगे आपके पास, n/2. ये पहला हाफ लाइफ. उन्होंने पूछा है क्या, वॉट विल बी द नंबर एट द एंड ऑफ 2 हाफ लाइफ. तो पहले हाफ लाइफ के बाद जो आपके पास नंबर बचेंगे वो है n/2. सेकंड हाफ लाइफ के बाद आपके पास जो नंबर बचेंगे वो इसके आधे होंगे. देखो ये पहले भी मैंने बताया था कि ऐसा नहीं कि एक हाफ लाइफ के बाद n/2 बचेंगे और दूसरे हाफ लाइफ के बाद 0, ऐसा नहीं होगा. पहले हाफ लाइफ के बाद n/2 और दूसरे हाफ के बाद इसका आधा यानी वो हो जाएगा n/4. सो आपके पास जो रिमेनिंग न्यूक्लियर है वो है n/4 और इसलिए क्वेश्चन नंबर 5th का आंसर है बी, n/4. अब बढ़ते हैं आगे. देन वी हैव सम थियरी क्वेश्चंस जिसके आंसर्स आपको मिल जाएंगे. एंड अब यहाँ पे कुछ दिया है क्वेश्चन नंबर 10. तो क्वेश्चन नंबर 10 है, कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन अल्फा पार्टिकल गिवन इट्स मास टू बी 4.00151. तो ये अल्फा पार्टिकल का उन्होंने मास दिया है यूनिफाइड में और उसकी बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है. अब बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालेंगे, इसकी प्रोसेस को ज़रा अच्छी तरह से समझ लो. सो क्वेश्चन नंबर है आपका ये 10th न्यूमेरिकल, अल्फा पार्टिकल. अब अल्फा पार्टिकल में क्या रहता है, 2 प्रोटॉन्स रहते हैं और 2 न्यूट्रॉन्स रहते हैं. ठीक है. सो द एक्सपेक्टेड मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, देखो इसमें क्या करना है, हमें जितने प्रोटॉन्स है और जितने न्यूट्रॉन्स हैं इन सबका मिला के मास निकालना है और वो मास से एक्चुअल मास सब्ट्रैक्ट करना है. उससे हमें क्या मिलेगा, उससे हमें मिलेगी मास डिफेक्ट मिलेगा. मास डिफेक्ट को आप डेल्टा m(c²) यानी c² से मल्टीप्लाई करो, आपको मिलेगा बाइंडिंग एनर्जी. तो करके देख लेते हैं. सो 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स. तो देखो यहाँ पे सो एक्सपेक्टेड मास इज ट्वाइस mp प्लस ट्वाइस mn और इसीलिए उन्होंने आपको ये पूरी इंफॉर्मेशन दे दी है. सो ट्वाइस मास ऑफ प्रोटॉन आपके टेक्स्ट बुक में दिया है 1.00728. ठीक है, ये हो गया ट्वाइस mp. ट्वाइस मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1.00866 और ये सारी क्वांटिटीज़ जो है ना वो यूनिफाइड में लेनी है. यूनिफाइड में क्यों लेनी है, क्योंकि अभी हमने देख लिया था एक यूनिफाइड इज इक्विवेलेंट टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो अगर हम मास डिफेक्ट यूनिफाइड में निकालते हैं सो यू कैन ईजिली ऑब्टेन एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो कैसे, वो भी मैं बता देता हूँ, पहले यहाँ ध्यान दो. सो ये जो है ये करके देख लो और इसमें जो मुझे टोटल मास मिला है दैट इज़ अराउंड 4.03188. इतना यूनिफाइड, इतना मास मिल रहा है मुझे. अब एक्चुअल मास, ये एक्सपेक्टेड मास है. एक्चुअल मास कितना है, एक्चुअल मास है 4.00151. ये एक्चुअल मास है. तो एक्सपेक्टेड मास से आप एक्चुअल मास माइनस करो, ये आपको देगा क्या, मास डिफेक्ट.
तो मास डिफेक्ट जो आ रहा है वो आ रहा है 3037, ये आपका मास आ रहा है, दिस इज मास डिफेक्ट। तो अब देखो 1 यूनिफाइड इज 931.5, तो इतने यूनिफाइड अगर है तो बाइंडिंग एनर्जी दिस इज मास डेल्टा एम, मास डिफेक्ट डेल्टा एम, बाइंडिंग एनर्जी इज डेल्टा एम सी स्क्वायर। सो डेल्टा एम सी स्क्वायर यानी 0.03037 यूनिफाइड इंटू 3 इंटू 10⁸ या फिर बाइंडिंग एनर्जी ये डेल्टा एम सी स्क्वायर है, बट सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई मत करना डायरेक्टली क्योंकि इट इज़ इन यूनिफाइड। तो हम क्या करेंगे, विल डायरेक्टली मल्टीप्लाई दिस विथ 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि एक यूनिफाइड जो है वो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देता है। तो इतने यूनिफाइड मास कितना देगा, सो सिंपली मल्टीप्लाई बाय 931.5 और आपको जो यहाँ पे आंसर मिलेगा दैट इज़ अराउंड, जो मेरा आंसर आ रहा है वो 28.28 वगैरह वगैरह मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। तो थोड़ा सा डिफरेंस मुझे यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे 28.535 दिया है और मेरा आंसर है 28.28, ऐसा आंसर मुझे यहाँ पे मिल रहा है। सो एनीवे कंफर्म करके देख लेना, और कोई डाउट है तो फिर से पूछ लेना। इसको मैं और डिटेल में चाहिए तो ये कैलकुलेशन जो है ये इसे मैं फिर से बता देता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो तब तक के लिए आप इसको वेरीफाई करो क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। चलो अभी तक बस इतना ही, बाकी न्यूमेरिकल्स में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करूँगा। बी रेडी विद द लॉक टेबल्स, लॉक टेबल्स ये करने की कोशिश करो।